नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो बच्चों एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10वीं के मैथ्स सेक्शन में जो MCQ क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको बोला था, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो इस टॉपिक से और कवर कराई है। उसमें मैंने क्या कराया है, तो चैप्टर 1 से लेके 6 तक जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो उम्मीद करता हूं कि आपने पहले वो क्लास देखी होगी, उसी के बाद में इस क्लास को देखने आए होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम फिर से आपके लिए उसी के जैसा एक पेपर लेके आए हैं। कुछ क्वेश्चन उसमें के सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी ध्यान से देखना है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि आपको बच्चों जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आप देख पाओ। क्योंकि ऐसे ही मैंने साइंस की भी क्लास ले रहा हूं, तो साइंस की क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन्हें भी जाकर देखिएगा। चलो शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न है 96 और 404, मतलब 96 और 404 का HCF क्या होगा। तो 404 और 96 का अगर हम गुणनखंड करें तो 96 का जो गुणनखंड करना चाहे ना यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा 2 की घात 5 गुना 3, 96 का गुणनखंड हो जाएगा। ऐसे ही 404 का अगर गुणनखंड करें तो वो क्या हो जाएगा बच्चों 2 गुना 101 हो जाएगा। यहां पर अगर हम HCF की बात करें तो इसको मैं 2 की घात 2 गुना 101 लिख सकता हूं। मतलब 2 की घात 2 यहां पर भी है और 2 की घात 2 इसके पास में भी है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 की घात 2, मतलब 96 और 404 का जो HCF है ना वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? इसी प्रश्न का आपको LCM निकालने को भी आ सकता है, तो उम्मीद करता हूं वो आप निकाल पाओगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा मतलब उनके गुणनफल का मान क्या होगा। तो जैसा कि आपको प्रीवियस क्लास में भी ये क्वेश्चन मैंने कराया था, तो उनके जो मूलों का गुणनफल है वो क्या होता है बच्चों, तो वो होता है क्या होता है C/a होता है। तो इस प्रश्न का तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अगर यहां पर प्रश्न ऐसा आया क्या कि प्रश्न आया कि इसके जो योगफल का है, मतलब योगफल का सूत्र क्या होगा, तो वो C/a नहीं, वो हो जाएगा माइनस का B/a। क्या ये बात क्लियर है? मतलब गुणनफल C/a और योगफल माइनस का B/a हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर से 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर से 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है। तो बच्चों रैखिक युग्म समीकरण की अगर हम बात करें तो मैं आपको यहां पर एक बार जल्दी से कॉन्सेप्ट बता देता हूं। यहां पर सबसे पहले तो सही उत्तर इस प्रश्न के अनुसार अद्वितीय हल की बात कर रहा है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन की। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक हल किसमें मिलेगा बच्चों, जहां पर रेखा क्या होगी प्रतिच्छेदी होगी, मतलब ये रेखा प्रतिच्छेदी होने का कंडीशन है। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। फिर ये वाली जो कंडीशन है ना कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ये जब रेखा समांतर होती है मतलब कोई भी हल नहीं मिलता है तब ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। फिर तीसरी कंडीशन क्या होती है, यदि a1/a2 b1/b2 और C1/C2 तीनों आपस में बराबर हो तो मैं बोल सकता हूं कि रेखा कैसे होगी, रेखा समपाती होगी। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर रेखा संपाती है तो अनेक हल भी होते हैं, ये भी आपको पता होगा। और यहाँ पे संगत असंगत की बात करें ना तो रेखा अगर प्रतिच्छेदी है या फिर संपाती है
तो ये वाली कंडीशन में निकाय का हल कैसा होगा, संगत होगा। अगर रेखा समांतर है तो निकाय का जो हल है ना वो असंगत होगा। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर से 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो बताइए इसका विविक्त कर क्या हो जाएगा। तो विविक्त कर का तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ही पता है ना, क्या होता है वो b² माइनस 4ac होता है। क्या ये बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं क्लियर होगी। हमारा अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी वाले चैप्टर से। प्रथम पद 3/2 है, 1/2 है, फिर माइनस का 1/2 है, माइनस का 3/2 है, ऐसे करके एक सीरीज दे के रखी है। यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, सार व अंतर पूछा गया है। सार व अंतर मतलब डी पूछा है। डी अगर पूछा है तो आप a2 में से a1 को घटा दो, मतलब ये आपका प्रथम पद a1, ये a2 हो गया। तो देखो इसको सॉल्व करो, यहां पे a2 की वैल्यू लिखी 1/2 माइनस a1 की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 3/2। तो देखो ये है 1/2 और ये है माइनस का 3/2। तो 2 और 2 मतलब हर समान है तो एलसीएम तो हमारा 2 ही आएगा। ऊपर है 1 माइनस 3, तो ये माइनस 2/2 बचा और ये इससे कैंसिल करूंगा तो मेरा उत्तर क्या आएगा, माइनस का 1। मतलब सारवंतर मेरा क्या आने वाला है बच्चों, तो माइनस का 1 सारवंतर आने वाला है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो देखो हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है बच्चों, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के क्या है, बराबर हो, तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? तो कंडीशन क्या है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के क्या है, बराबर है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज को क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे एंगल समरूपता। क्या बोलेंगे, एंगल समरूपता बोलेंगे। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्या है कि कर्णी 2 खाली स्थान है, तो कर्णी 2 कैसी संख्या है, कर्णी 2 आ गया, कर्णी 3 आ जाए, कर्णी 5 आ जाए, ये सब कैसी संख्या है बच्चों, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। अगर मैं आपसे पाई पूछूं, पाई कैसी संख्या है, पाई का उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि घात 1 वाले बहुपद खालिस्तान बहुपद कहलाते हैं। मतलब जिस बहुपद की घात 1 हो उसे हम किस बहुपद के नाम से जानते हैं, तो वो कौन सा बहुपद होता है बच्चों, तो वो होता है रैखिक बहुपद, ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण 2x प्लस y बराबर से k में यदि x का मान 2 y का मान 1 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें k का मान निकालना है बच्चों, k का। तो यहां पर हमारी इक्वेशन 2x प्लस y वाली है भाई, k का मान निकालना है तो x का मान रखना पड़ेगा। x का मान कितना देके रखा है, 2, y का मान कितना देके रखा है, 1, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 मतलब 4 में 1 जोड़ा तो क्या 5 आ गया। मतलब k का जो मान है वो कितना है, 5 है। ये बात क्लियर है क्या, बताइए। अब हमारा अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने दिया था, तो उनका नाम क्या था बच्चों, ये आपको बताना है। तो द्विघात समीकरण के जो मूल ज्ञात करने का सूत्र है ना, वो किसने दिया था पता है आपको, बताइए आप। वो दिया था श्रीधराचार्य ने। श्रीधराचार्य जी ने द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला मतलब सूत्र दिया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र क्या होता है, तो nवें पद का जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा, an बराबर से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। क्या ये आपको याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी व्रत खालिस्तान होते हैं, तो सभी व्रत होते हैं समरूप होते हैं। कैसे, समरूप होते हैं।
अगला प्रश्न है अब सत्य और असत्य लिखना है। दो प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुना के बराबर होता है, क्या ये बात सत्य है? तो आप बोलोगे यस सर, ये तो सत्य है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 होती है, तो शून्यकों की अगर द्विघात में हम बात करें ना, तो वो शून्यकों की संख्या कितनी होती है? वो 2 होती है, ना कि 3, इसलिए ये हो जाएगा हमारा असत्य। दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, ये तो बात है सत्य। क्या बात है? सत्य है। अगला प्रश्न है कि समीकरण x-1 का होल स्क्वायर मतलब x-1 ब्रैकेट पूरे का वर्ग बराबर से 0 के मूल 0 और -1 होंगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसके जो मूल है ना वो क्या होने वाले हैं, तो x बराबर से 1,1 होने वाले हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। ठीक है। अगला प्रश्न है कि श्रेणी 2 2 2 2 डैश डैश करके दिया गया है कि यह एक समांतर श्रेणी है। क्या मेरे को ये बताओ कि ये श्रेणी में अगर मैं कुछ जोड़ू तो मुझे समान संख्या मिलेगी? तो आप बोलोगे यस सर समान मिलेगी। तो क्या मैं इसको समांतर श्रेणी नहीं बोल सकता हूं? तो आप बोलोगे यस सर बोल सकते हो। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों की समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो क्या ये बात आपको पता है कि समकोण त्रिभुज ये मतलब इनको मैं यहां से कनेक्ट कर देता हूं। अब ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है ना समकोण त्रिभुज में, तो ये सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण ही होती है, इसलिए इस प्रश्न का भी उत्तर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये जो सत्य असत्य वाले क्वेश्चन है यह आप सभी को समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। देखो यहां पर है ax प्लस b, इसको मैच करना है। फिर हमारे पास श्रेणी देके रखी है, इसका 10वां पद पूछा है। विविक्त कर d बराबर से 0 पर क्या कंडीशन बनेगी ये पूछा है। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय को किस नाम से जाना जाता है? द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर बराबर है तो क्या होगा? तो चलो हम मिलाते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको ये वाला तो पता ही होगा कि आधारभूत आनुपातिक प्रमेय को थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं, मतलब चौथे का जो उत्तर है वो थेल्स प्रमेय हो जाएगा। फिर वियुक्त कर अगर शून्य है, डी शून्य है, तो मूल कैसे होते हैं बच्चों? वास्तविक और समान होते हैं, मतलब तीसरे का तो उत्तर ये हो जाएगा। फिर बात है किसका? अब द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो मानक रूप क्या होता है? तो आप बोलोगे ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो इस पांचवें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस पांचवें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। अगली कंडीशन है a1/a2 b1/b2 c1/c2 है, तो आश्रित संगत मतलब इस कंडीशन में हमें रेखा के अनेक हल मिलते हैं, इसलिए 6 का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और ये जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट ax प्लस b, तो ये कैसा होता है? एक रैखिक बहुपद होता है। तो अब यहाँ पे एक समांतर श्रेणी देके रखी है, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो a प्लस 9d, अगर a और d की वैल्यू रखेंगे तो हमें d का मान कितना मिल जाएगा? तो वो मिल जाएगा 30। तो क्या ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए? बताइए क्या आपने भी यही मैचिंग करा है? बताओ। अब हम चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। ठीक है बच्चों, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। हमारा पहला प्रश्न है संख्या 156, संख्या है हमारी 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। हमारी जो संख्या है वो 156 है, क्या है? 156 है। ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है, तो भाई 2 से करो पहले। 2 7 14, फिर 1 और 6 मतलब 16 बचा, 2 8 16, फिर 2 के टेबल से फिर 2 3 6, 2 9 18, फिर 2 से नहीं जाएगा तो अब 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर अब 13 से।
तो देखो यहाँ पर 156 के जो गुणनखंड बने हैं ना, अभाज्य गुणनखंड, वो क्या बने, तो 2 की घात 2 गुना 3 गुना 13। इस प्रश्न का उत्तर यह होगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का जो आरेख होता है वो किस प्रकार का होता है, मतलब किस आकार का होता है। तो बच्चों यह होता है परवलयाकार। ये आपको याद रखना है, किस आकार का होता है, तो परवलयाकार होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रैखिक समीकरण y बराबर से mx प्लस 3 में यदि x की वैल्यू, यहां पर x की वैल्यू हमें दे के रखी है बच्चों -2 और y की जो वैल्यू है वो दे के रखी है 5, तो यहां पर हमें ज्ञात करना है m की वैल्यू। तो देखो यहां पर y का मान देके रखा है 5, m जैसे का वैसा, x का मान देके रखा है -2 और 3 जैसे को वैसा। 3 का मैंने पक्षांतर किया इस साइड, मतलब ऐसा है बच्चों कि 5 - 3 इक्वल्स टू, मतलब 3 का पक्षांतर किया और यहाँ पर m और -2 बचा। 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 2 बचेगा। m का मान -2 का पक्षांतर किया, मतलब m की जो वैल्यू है वो 2 में -2, मतलब 2 से 2 कटा कितने बार में, एक बार में, और चिन्ह का है माइनस का। मतलब इस प्रश्न के अनुसार m का जो मान है वो कितना आ गया हमारा, -1 आ गया है। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगला प्रश्न है कि क्या x² प्लस 3 करनी x प्लस 1 बराबर से 0 एक द्विघात समीकरण है। तो ये द्विघात समीकरण है, इसकी पहचान कैसे की जाती है? तो आपको तो सिंपल सी कंडीशन पता है, यदि हमारा समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की अगर फॉर्म में हम उस समीकरण को लिख पाते हैं, मतलब यह हमारा एक द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पर घात जो है वो कितनी है हमारी इस बहुपद की, तो घात है 2, इसलिए हम बोलेंगे कि यह जो द्विघात समीकरण है या नहीं, तो ये हो जाएगा कि x² प्लस 3 करनी x प्लस 1 बराबर से 0 एक द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखना है आपको। तो जो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है ना, वो ऐसा होता है, मतलब a प्लस d, a प्लस 2d, ऐसे करके इसका व्यापक रूप बनता है। मतलब मैं आपको बताऊं कि an बराबर से a प्लस n-1d, ये इसका व्यापक रूप हो जाएगा। मतलब प्रथम पद प्लस ब्रैकेट में n-1, मतलब n यहां पर पदों की संख्या को प्रेजेंट करता है, d सारवंतर को। तो यहां पर व्यापक रूप हो जाएगा an बराबर से a प्लस n-1 इंटू d। अगला प्रश्न है कि क्या सभी वर्ग, जो वर्ग है ना वो समरूप होते हैं? तो हाँ, सभी जो वर्ग होते हैं वो समरूप होते हैं, ये आपको बताना है। ये आपका प्रश्न है, बताइए क्या सभी वर्ग समरूप हो सकते हैं क्या? यहीं पर मैं ऐसा पूछूं क्वेश्चन, क्या सभी आयत समरूप हो सकते हैं? क्या सभी वृत्त समरूप हो सकते हैं? तो आप बोलोगे यस, सभी जो वर्ग है, मतलब वर्ग की वर्ग से अगर कंपैरिजन करोगे तो वो समरूप हो जाएंगे, वृत्त की वृत्त से करोगे तो वो समरूप हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर आकृति समान होती है। समरूप में क्या होता है, आकृति समान होती है और माप अलग अलग होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको आज का हमारा यह सेशन भी अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारे वीडियो लेक्चर से थोड़ा भी बेनिफिट होता है तो कमेंट में, जो कमेंट बॉक्स है ना, वहां पर एक कमेंट जरूर करिएगा और अपने साथियों के साथ में इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। सो बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पर एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है?
So thank you so much guys for watching this video. Bye bye. Take care.